हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, हम लोगों का 12 को अकाउंटिंग का एग्जाम है। आज हम लोग अकाउंटिंग का रिवीजन करेंगे। हम लोग फंडामेंटल प्रोसेसेस का रिवीजन करेंगे जो कि हम लोगों का 16 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करेंगे, लेकिन चूंकि रिवीजन है तो हम जो पढ़ाएंगे वो फास्ट फॉरवर्ड होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जा पाएंगे। तो रिवीजन पर्पज से ही इसको देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, लेट्स से हम लोग एक छोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम लोग एक किराना स्टोर खोले। क्या खोले? किराना स्टोर। अब समझना, ये जो किराना स्टोर है, एक किराना स्टोर में क्या दिन में एक ही ट्रांजैक्शन होता है? क्या एक ही आदमी सामान खरीद के लेके जाता है? नहीं, बहुत सारा इंसान आता है, मेनी ट्रांजैक्शंस होता है ना। बहुत आदमी आता है, सामान खरीद के लेके जाता है, बहुत आदमी से हम लोग सामान खरीदते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। सिर्फ एक किराना स्टोर, एक छोटा सा दुकान के अंदर भी क्या ये याद रखना पॉसिबल है कि एक दिन के अंदर टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना आदमी मेरे से सामान लेके गया, कितना आदमी हम कितना आदमी से सामान खरीदे हैं? ये चलो मान लेते हैं किराना स्टोर में एक दिन का पता है, हम एक दिन का मेरे को याद रह सकता है। क्या मेरे को महीने भर का याद रहेगा? क्या मेरे को साल भर का याद रहेगा? ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे को महीने भर में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, हर ट्रांजैक्शन मेरे को एकदम मुंह जवानी याद हो कि मेरे को कितना ट्रांजैक्शन हुआ, किससे कितना का सामान खरीदे, किसको कितना का सामान बेचे। ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग याद रख पाए, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन, जो इतना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों को कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया हम लोग कॉपी में लिख के रखेंगे कि हम लोग इतना का सामान बेचे, ये सामान आया, ये सामान बेचे। ठीक है, इसको मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, रिकॉर्ड करने से क्या होगा? रिकॉर्ड करने से सबसे पहला चीज तो हमको याद रहेगा कि किससे कितना का सामान खरीदे हैं, किससे कितना का सामान बेचे हैं। अगर किसी को उधारी में बेचे, क्रेडिट में बेचे, कितना में बेचे हैं, अभी हम उससे कितना पाने वाले हैं। ठीक है, और तो और एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमको प्रॉफिट मेरा कमाना, मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कैसे पता चलेगा? जब तक हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सही से हम लोग उसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हम लोग अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, अच्छे से उसका हिसाब किताब रखेंगे अपने पास, तब ना मेरे को पता चला कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये अगर हमको जानना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसके लिए मेरे को उसका सही से हिसाब किताब रखना पड़ेगा। जो ये हिसाब किताब रख रहे हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, उससे हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये पूरा जो काम है, इसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। तो हम लोग एक बिजनेस के अंदर मेरे को अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है? बिकॉज हमको सबसे पहला चीज तो मेरे को कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा कि भैया इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, ये मेरे से इतना का सामान उधारी में खरीद के लेके गया है, ये मेरे से इतना में हम इससे इतना पैसा पाते हैं, ये मेरे से इतना पैसा पाता है। ये सब का मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को ये पता रहेगा कि हमको ये जो बिजनेस कर रहे हैं उससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, ये सब पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग का में सबसे अच्छा, तो इससे हम लोग को ये तो समझ में आ गया ना कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसा आता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। कौन सा ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व हो वही ट्रांजैक्शन हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है, देखो एक डेफिनेशन समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले तो हम लोगों को ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि
ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अभी हम लोग बोले सारा ट्रांजैक्शन हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, या तो मेरे पॉकेट से पैसा जा रहा हो या मेरे पॉकेट में पैसा आ रहा हो, या तो मेरा बिजनेस का वैल्यू बढ़ रहा हो या उससे वैल्यू घट रहा हो, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का काम है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसको कहीं ना कहीं लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग करेंगे, समराइज करने के बाद एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, और ये रिपोर्ट को एंड यूजर तक भेजेंगे, रिपोर्टिंग टू एंड यूजर। अगर मेरा किराना स्टोर है तो किराना स्टोर में हम मालिक है, तो मेरे को ये जानना था ना कि मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो ये रिपोर्ट मेरे पास आएगा, बिकॉज एंड यूजर हम है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर बहुत सारा यूजर होता है जिसको ये चाहिए होता है। ठीक है, ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर हम लोग अभी देख लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग यूजर जो भी एंड यूजर होगा वो लोगों को हम लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ये पूरा जो प्रोसेस है यही अकाउंटिंग कहला रहा है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग टू एंड यूजर। ठीक है, क्या? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा ये जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 में तुम लोग पढ़ा होगा। ठीक है, मेरा मोटिव ये सिर्फ रिवीजन करवाने का है, इसलिए हम ये सिर्फ थोड़ा सा बता दिए। अभी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये जानना जरूरी है, इसलिए बता दिए। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग का एक एक चीज समझते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग। भैया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है। रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को कुछ एविडेंस का जरूरत पड़ता है, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका कोई ना कोई तो एविडेंस होगा, कोई ना कोई एविडेंस होगा। उस एविडेंस के बिहाफ में या उस एविडेंस के जरिए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो एविडेंस क्या होता है? एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता है? एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो देखो, हम लोग का एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि भैया हम लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो सही में वो ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उसका एविडेंस चाहिए ना। तो उसका एविडेंस हमको मिलता है कैश मेमो से। अगर हम लोगों का फॉर्म में या फिर स्टोर में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोगों को कैश मेमो से हम लोगों को पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, चेक से पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग जब कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं या तो कैश मेमो देते हैं या फिर चेक से पेमेंट होता है। ठीक है, या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग इनवॉइस भेजते हैं, वाउचर्स भेजते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब क्या है? ये एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुआ इसका एविडेंस है। ठीक है, और इसी को हम लोग अपना एविडेंस मान के इसके बाद का काम करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। आइडेंटिफाइंग के बाद हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम लोग को पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, पता चल गया ये ट्रांजैक्शन हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो ये रिकॉर्ड कहां करते हैं? ये रिकॉर्ड करते हैं हम लोग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका हम लोग जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है वो कहां पे होता है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसको हम लोग जर्नल के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं? जर्नल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग
क्या करते हैं, जो भी हम लोगों का ट्रांजैक्शंस होता है उसको प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो कि जर्नल है उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले आके जर्नल में लिख दो, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ सबसे पहले आके जर्नल में लिख दो, उसके बाद का बाद में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ संग संग जर्नल में आके लिख दिया जाता है। अभी मेरा कैश सेल हुआ जर्नल में डाल देंगे, अभी हम किसी से उधारी में सामान लिख के लेके आए हैं जर्नल में डाल देंगे, हम लोग अभी फर्नीचर खरीद के लाएंगे जर्नल में डाल देंगे। सब जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक एक जो रिकॉर्डिंग होता है, एक एक करके जो रिकॉर्डिंग होता है उसको हम लोग एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री। और जर्नल में जितना भी एंट्रीज डालते हैं उसको हम लोग जर्नल एंट्रीज बोलते हैं। ये जो एक एक करके रिकॉर्ड हो रहा है कि हम लोग कैश में सामान खरीदे तो कैश में सामान खरीदे ना, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किए तो जर्नल में एंट्री डाले। फिर हम लोग अगर सामान बेचे हैं किसी को कैश में तो भी उसको हम जो जर्नल में एंट्री डाले तो उसको जर्नल एंट्री बोलेंगे। तो ये उसको एंट्री बोलते हैं और इसको साथ में मिला के इसको जर्नल एंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज समझ में आ गया। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है? जर्नल एंट्रीज इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहले जहां पर रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को उसको जर्नल बोलते हैं। क्या बोले? अकाउंटिंग के अंदर जहां पे सबसे पहले एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल बोलते हैं। सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड कैसे होता है तो उसके लिए हम लोगों को जर्नल का फॉर्मेट समझना है। जर्नल का फॉर्मेट समझना है तो जर्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहां एक डेट का कॉलम होता है, सबसे पहले यहां एक डेट का कॉलम होता है, फिर बीच में बड़ा करके पर्टिकुलर का कॉलम होता है ना, फिर यहां पे एक छोटा करके लेजर फोलियो का कॉलम होता है। ठीक है, फिर यहां पे दो अमाउंट का कॉलम होता है, एक होता है डेबिट अमाउंट, एक होता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक्स में एंट्री हो रहा है। जैसे कि ये किराना स्टोर है, किसी के इंसान का किराना स्टोर होगा उसका नाम, तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, जिसका भी नाम होगा उसका नाम। ठीक है, यहां पे लिखते हैं जर्नल। ठीक है, तो ये क्या है? ये फॉर्मेट है जर्नल का। ये क्या है? ये फॉर्मेट है जर्नल का। ये क्या है? जर्नल का फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छा, जर्नल एंट्रीज करने के लिए कुछ रूल्स है। जर्नल एंट्रीज करने के लिए कुछ रूल्स है, इसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं। इसको हम लोग गोल्डन रूल्स बोला जाता है। अभी हम लोग रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग ऐसे ही कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर देते हैं, उसके लिए हम लोगों को गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, गोल्डन रूल फॉलो करने से पहले एक चीज बता रहे हो, ध्यान से समझना। एक और चीज होता है अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग इज डिफरेंट। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग करते हैं। ये सारा जो काम हो रहा है इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जा रहा है। ये जो सारा काम हो रहा है इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोला जा रहा है। बट अकाउंट क्या होता है? क्या अकाउंटिंग और अकाउंट सेम होता है? आंसर इज नो। अकाउंट होता है जैसे हम लोग किसी भी जगह पे अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम लोग किताब कॉपी में कुछ भी लिख देने से नहीं चलेगा, उसको हम लोग एक फॉर्मल वे में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको फॉर्मली रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंट का सहारा लेते हैं। मतलब अकाउंट इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या होता है? फॉर्मल रिकॉर्ड होता है। अकाउंटिंग क्या होता है? वो प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, तो अकाउंटिंग के अंदर दो तरह का अकाउंट होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब इंसान, जहां पे इंसान इन्वॉल्व हो, राम श्याम जोधू मोदू, जो भी इंसान इन्वॉल्व है। ठीक है, पर्सन इन्वॉल्व है। पर्सन के अंदर हम लोग टैक्स के अंदर पढ़े थे, पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसके बाद हम लोगों का कंपनी, फर्म,
इंडिविजुअल सब आ जाता है, तो यहां भी पर्सनल के अंदर सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इम्पर्सनल के अंदर फिर दो अकाउंट होता है। इम्पर्सनल के अंदर दो अकाउंट होता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, इसको अगर एकदम इजी वे में समझे तो रियल वो अकाउंट होता है, वो सारा अकाउंट रियल होता है जो पर्सनल नहीं है और जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं। समझना, पर्सनल अकाउंट इंसान है, वो सारा अकाउंट जो पर्सनल नहीं है और उसको हम लोग देख सक रहे हैं, छू सक रहे हैं, वो क्या है, रियल अकाउंट है। जैसे कैश, कैश को हम लोग फील कर छू सकते हैं, दैट इज रियल अकाउंट। बिल्डिंग, उसको हम लोग देख और छू सकते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, और वो पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पर्सनल और रियल तो समझ में आ गया। नॉमिनल, नॉमिनल किसको बोलते हैं, हम लोग इनकम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, है ना, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस तरह का चीजें जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते हैं। हम लोग पैसा को छू सकते हैं, प्रॉफिट को नहीं छू सकते। ध्यान से समझना, हम लोग पैसा को छू सकते हैं, प्रॉफिट को नहीं छू सकते, लॉस को नहीं छू सकते। ठीक है, सैलरी को नहीं छू सकते। ध्यान से समझना, हम लोग पैसा को छू रहे, सैलरी को नहीं छू रहे। ठीक है, जो सैलरी है वो क्या है, वो हम लोग किसी को उसका मेहनत के बदले पैसा देते हैं, तो जो सैलरी वर्ड है वो मेहनत के बदले जो कंसिडरेशन दे रहे हैं, उस कंसिडरेशन को सैलरी बोल रहे हैं। तो सैलरी को हम लोग छू नहीं सकते, सैलरी को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह का चीजें, एक्सपेंस, इनकम, हम लोगों का प्रॉफिट, लॉस, ये सब जो चीजें हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाता है। डन है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तीन तरह का अकाउंट है, तीन तरह का अकाउंट है। अच्छा, अब समझना गोल्डन रूल, अब आते हैं यहीं से आते हैं गोल्डन रूल के अंदर। सबसे पहला गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट के लिए है। सबसे पहला गोल्डन रूल जो है वो पर्सनल अकाउंट के लिए है। पर्सनल अकाउंट के अंदर, मान लो पर्सनल अकाउंट के अंदर दो चीजें होगा, या तो कोई सामान को दे रहा होगा या कोई ले रहा होगा, या तो कोई सामान को दे रहा होगा या तो फिर कोई ले रहा होगा। अगर कोई ले रहा है, रिसीवर है इज डेबिटेड, रिसीवर को आंख बंद करके डेबिट कर देंगे, रिसीवर इज डेबिटेड। ठीक है, और अगर कोई दे रहा है, गिवर है, इज क्रेडिटेड। ठीक है, दूसरा जो है वो रियल अकाउंट है। अगर रियल अकाउंट में मेरे पास कोई भी चीज आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, कैश अगर मेरे पास आ रहा है डेबिटेड, जा रहा है क्रेडिटेड, तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। ठीक है, जो मेरे पास आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। अच्छा, तीसरा होता है नॉमिनल। तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, अगर मेरा लॉस हो रहा है, लॉस एंड एक्सपेंसेस, खर्चा वर्चा है, लॉस या एक्सपेंसेस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आर डेबिटेड। जितना भी लॉस या एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अगर किसी भी तरह का मेरे को इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, गेन्स हो रहा है, वो क्या है, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में अगर मेरे पास कोई रिसीव कर रहा है डेबिट, कोई गिव कर रहा है, दे रहा है, तो क्रेडिट। रियल अकाउंट में कुछ आ रहा है डेबिट, कुछ जा रहा है क्रेडिट। नॉमिनल में लॉस या एक्सपेंसेस हो रहा है उसको डेबिट करता है, इनकम एंड गेन्स हो रहा है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, ये था हम लोगों का गोल्डन, ये पूरा गोल्डन रूल था, ये पूरा जर्नल एंट्री था। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्री करना कैसे, जर्नल एंट्री करना कैसे। तो अभी हम फॉर्मेट बताए थे, फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। हम लोगों को दो अमाउंट का कॉलम होगा, एक यहाँ लेजर फोलियो का कॉलम होगा और एक यहाँ डेट का कॉलम होगा। यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ हम लोग LF लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट अमाउंट और यहाँ पे हम लोग क्रेडिट अमाउंट लिख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे बोले थे जर्नल लिखने, और इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी किताब में हम लोग ये जर्नल एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, उसका नाम हम लोग लिख देंगे। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट तो भैया समझ गए। अब एंट्री मारना कैसे है वो भी बता दीजिए, चलो देखते हैं। तो अभी हम लोग ये सब देखे तो सब कुछ समझ में आ गया कि भैया जर्नल एंट्री मारना है, लेकिन जर्नल एंट्री मारने से पहले ये समझना जरूरी है, अकाउंट्स में बोला जाता है हर ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होता है, हर ट्रांजैक्शन का दो इंपैक्ट होगा। अगर कुछ मेरे से गया तो कुछ आया भी, अगर हम लोग सामान बेचे तो मेरे से सामान गया पैसा आया, अगर हम लोग सामान खरीदे मेरे पास सामान आया तो पैसा गया। हर ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग में कम से कम जब एंट्री मारेंगे दो अकाउंट मेरे को ट्रांजैक्शन से निकालना होगा, दो अकाउंट एक ट्रांजैक्शन से निकालना होगा। मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम दो अकाउंट तो छिपा होगा जिसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना है, डुअल एस्पेक्ट के कारण कि एक जब जाएगा तो दूसरा आएगा, ठीक है, जो दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, जो दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री मारते ये हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं जिससे ऑलमोस्ट जनरल लेवल पे तो जर्नल समझ में आ जाएगा, जनरल लेवल पे जर्नल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट लिखने का तरीका देखो, बहुत जगह पे बहुत तरीके से समझाया जाता है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डेट का। सबसे पहले तुम ईयर लिखना, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट लिखना, इस तरह से ही डेट लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री के अंदर सबसे पहला एंट्री होगा, सबसे पहला एंट्री होगा, मतलब एंट्री मारने से पहले सबसे पहले हम लोग को चीज देखना है, एक ट्रांजैक्शन से अकाउंट खोज के निकालना है कि भैया कौन सा अकाउंट यहां पे हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। चलो सबसे पहला एंट्री हम लोग पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब एक बात बताओ, अगर हम लोग किसी से उधारी में सामान खरीद के लाएंगे तब न लिखेंगे कि फलाना आदमी से हम सामान उधारी में खरीद के लाए हैं, मेरे को उसको पैसा देना है, तब लिखेंगे। अगर मैं हम किसी से कैश में लेके सामान आ गए, भैया पैसा दे दिए ना, किससे लाए, क्या कोई इंपॉर्टेंट है कुछ, वो उससे लेके आ गए, कैश में लाए, पैसा तो हम दे चुके, सामान आ चुका है, अब उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसका नाम लिख के कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग उधारी में सामान कर देंगे तब उसका नाम लिखना जरूरी है कि भैया हमको उसको पैसा देना है, ठीक है। तो जब हम लोग कैश में सामान खरीदते हैं तो इंसान का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम लोग सामान कैश में खरीद के लाए तो क्या क्या हुआ, एक तो मेरे पास सामान आया, एक तो मेरे पास सामान आया और मेरे से पैसा गया, ठीक है। तो एक हम लोग परचेज किए और मेरे से कैश गया, परचेज किए और कैश गया। तो परचेज क्या है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, परचेज जब करते हैं, परचेज एक तरह का एक्सपेंसेस है, खर्चा है मेरा, है ना, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो परचेज जो है मेरा खर्चा है जिसकी वजह से ये डेबिट कहलाया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज लिखेंगे, फिर अकाउंट लिखेंगे ऐसे एसी, ठीक है, परचेज अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा दूर जाके यहां पे लिखेंगे डेबिट, ये देने का जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर जाके परचेज अकाउंट, थोड़ा सा दूर जाके डेबिट लिखना। तो डेबिट तो लिख दिए, अब डेबिट तो हो गया, परचेज जो था वो क्या था, नॉमिनल अकाउंट था, ये मेरा खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया। दूसरा कैश, दूसरा क्या है, कैश, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, मेरे पास से जा रहा है ना आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि हम लोग जब परचेज करेंगे सामान लाएंगे तो मेरे को पैसा देना होगा, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, तो क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट लिख दे, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट में टू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टू, थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ के टू लिखना, टू कैश अकाउंट, बस टू का मतलब ही क्रेडिट हो जाता है, तो यहां क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कितना अमाउंट है, 500, तो हम लोग डेबिट के जगह पे 500 लिखेंगे और क्रेडिट के एकदम सामने जाके 500 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एंट्री, ये जो लिख दिए इसी को बोलते हैं एंट्री, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री। अच्छा, क्या एंट्री खत्म हो गया, नहीं, एंट्री खत्म नहीं हुआ है, इसमें और एक चीज आएगा भैया, यहां पे ना एक छोटा सा
नरेशन लिखना पड़ता है। हम लोग यहाँ पे जो एंट्री मारे हैं उसके बारे में बताएंगे, ये एंट्री यहाँ पे क्यों मारा हुआ है, क्या हुआ था तो ये एंट्री मारेंगे। यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश ₹500। तो हम लोग जो ये लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये अकाउंट यहाँ, ये एंट्री यहाँ पे क्यों मारा हुआ है, इसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। और ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, तभी हम लोगों को पता चलेगा ये एंट्री यहाँ पे क्यों मारा हुआ है। ठीक है, और इसमें हल्का सा यहाँ एक दाग कर देना, ये यहाँ से यहीं तक करना है, इसके आगे मत जाना। ठीक है, यहाँ भी डेट में भी ये दाग नहीं होगा, डेबिट क्रेडिट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर में होगा। इसका मतलब होता है ये एंट्री यहाँ पे खत्म हो गया, ये एंट्री यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा तो हम लोग एंट्री समझ गए, नरेशन समझ गए। तो भैया नरेशन क्या अपने से बनाना होता है, बनाना अपने से ही होता है, बट तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन को ही तोड़ फोड़ के लिख सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन को ही हम लोग तोड़ फोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री नंबर 1। अब एंट्री नंबर 2 पे चलते हैं, कैश सेल। हम लोग सामान को बेचे हैं कैश में, सेम चीज, जब हम लोग कैश में बेचते हैं किसको बेचे ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कैश में बेचे ये इंपॉर्टेंट है, पैसा आया है मेरे पास, सामान गया पैसा आया। ठीक है, तो जब मेरे पास 2 नंबर, जब मेरे पास पैसा आया, पैसा आया, पैसा क्या है, रियल अकाउंट है, मेरे पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट, सेम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, दूर जाके 2 क्या किए, बेचे हैं, सेल किए हैं, सेल हम लोगों का इनकम होता है, सेल से हम लोगों का इनकम होता है। ठीक है, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो ये हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है, यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स सेल फॉर कैश 200। ठीक है, तीसरा हो गया। तीसरा एंट्री पे चलते हैं, पेड वेजेस। बात समझना, हम लोग वेजेस पेड किए, हम लोग क्या किए, वेजेस पेड किए। वेजेस में क्या पेड किए होंगे हम लोग, जो मेरे पास काम कर रहा है उसको वेजेस में क्या दिए होंगे, कैश दिए होंगे, पैसा दिए होंगे। तो पैसा दिए तो पैसा गया मेरे से, और वेजेस एक तरह का खर्चा है मेरा, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, वेजेस एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इसलिए हम लोग लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मेरे पास से कैश चला गया। ठीक है, यहां फिर से लिख लेना, अब हम लिख ले रहे हैं बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, कितना, 100 रुपया। ठीक है, यहां लिख लेना, हाँ टाइम बहुत चल जा रहा है। चौथा क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी से। अब देखो हम लोग किसी इंसान से पैसा रिसीव कर रहे हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए ये जो मेरे पास कैश आया है किससे आया है, पैसा आ रहा है ना, तो जब पैसा आता है और पता नहीं किस वजह से आया है तो हमको उसका नाम लिखना पड़ेगा कि वो मेरे को 1000 रुपया देके गया था, है ना। तो यहाँ पे बी से एक इंसान है, पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट है, वो मेरे को पैसा दे रहा है, ही इज गिवर, ही इज गिवर। तो बी सेन जो है वो गिवर है, तो गिवर है तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, पैसा आ रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी सेन। कैश अकाउंट मेरे पास आ रहा है, बी सेन दे रहा है इसलिए क्रेडिट 1000 रुपया। ठीक है, लिख देना बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बी सेन। पांचवा एंट्री क्या है, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। अब यहां ध्यान से समझने वाला चीज है, अगर हम लोग गुड्स और गुड्स बेचते हैं, अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं, गुड्स का मतलब होता है कि हम लोग जो जिस सामान में डील कर रहे हैं, जिस सामान में हम लोग डील कर रहे हैं, मेरा जिस चीज का बिजनेस है उस सामान में जब हम लोग डील कर रहे हैं उसको गुड्स बोलते हैं। और जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं ना, जब गुड्स को बेचते हैं तब परचेज या सेल लिखते हैं। जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग परचेज लिखते हैं, जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग सेल लिखते हैं। बट अगर वो चीज हम लोगों का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम लोग उसको बेचते खरीदते नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचते खरीदते नहीं है, तो उसको हम लोग उसका नाम लिखना पड़ता है, तब हम लोग परचेज या सेल नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं, मतलब मेरे बिजनेस में कोई फर्नीचर था पुराना था, बेच दिया उसको।
ठीक है, नॉर्मल काम नहीं है वो मेरा, उसको सिर्फ बेच दिया 800 में, ठीक है, तो उसको मेरे को नाम लिखना पड़ेगा। तो फर्नीचर देखो ये तो पर्सनल अकाउंट नहीं है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये रियल अकाउंट है। ये क्या है? रियल अकाउंट है। फर्नीचर रियल अकाउंट है। व्हाट गोज आउट, हम लोग जब बेचते हैं तो फर्नीचर मेरे से जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, फर्नीचर क्रेडिट होगा। सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, सोल्ड कर रहे हैं, तो सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास पैसा आएगा, पैसा आएगा ना। अच्छा, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब हम लोग ये मान लेंगे कि ये कैश सेल है, ये कैश सेल है, तो हम लोग ये लिखेंगे कैश मेरे पास आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 800 रुपया। बात समझ में आया? यहां फर्नीचर क्यों लिखे? बिकॉज ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरा फर्नीचर बेचने का काम नहीं है। अगर मेरा नॉर्मल फर्नीचर, आई एम अ फर्नीचर डीलर, इफ आई विल बी, या इफ आई एम अ फर्नीचर डीलर, अगर मैं यहाँ फर्नीचर डीलर होता और फर्नीचर बेच रहा होता, तब यहाँ हम लोग फर्नीचर नहीं लिखते, तब हम लोग परचेज या सेल लिखते, ठीक है, मतलब बेच रहे हैं तो सेल लिखते। बट चूंकि हम लोगों का ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का नहीं है, तो ये फर्नीचर लिखाएगा, ठीक है। 6 नंबर हो गया। उसके बाद है विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। अब समझना, जब भी मालिक बिजनेस से पैसा उठाता है, जब भी मालिक बिजनेस से पैसा उठा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बोले तो भैया हम लोग जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो वी आर द कंपनी, नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। हम लोग को पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा कंपनी के दृष्टिकोण से, मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कंपनी का, मतलब आई एम कंपनी, हम मालिक नहीं है, हम कंपनी है। तो मालिक मेरे से पैसा लेके जा रहा है ना, तो मेरे से पास से पैसा जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। अच्छा, मालिक लेके गया तो मालिक का नाम हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे दूसरा कुछ यूज किया जाता है जिसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तुम लोग नॉर्मल अगर पढ़ा है तो डेफिनेशंस के चैप्टर में पढ़ा होगा ड्राइंग क्या होता है, तो यहाँ पे ड्राइंग्स आ जाएगा। विदड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, तो हम लोग लिखेंगे ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स ना चूंकि रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोगों का, ड्राइंग्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है ओनर का, दैट्स व्हाई दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स रिप्रेजेंटेशन होता है कंपनी ओनर का, दैट्स व्हाई दिस इज पर्सनल अकाउंट। एंड वहां पे रिसीवर इज डेबिटेड, यहां से जो मालिक है वो पैसा ले रहा है ना, तो वो रिसीवर है, तो ड्राइंग्स अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है, ठीक है। 2, कैश मेरे से जा रहा है इसीलिए कैश अकाउंट कितना है 400, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400। अगला है परचेज गुड्स फॉर राम, फ्रॉम राम, सॉरी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हम लोग परचेज किए हैं। अच्छा, जब बोला ना हो कि कैश में है और किसी का नाम दिया हो, ध्यान से समझना, यहां पे बोला नहीं है कैश में है, वो बोल रहा नाम दे दिया है, तो जब नाम दिया और कैश नहीं बोला है मतलब ये उधारी का है, मतलब ये उधारी का है। हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो राम से मेरे पास सामान आ रहा है, राम इज गिवर, राम एक इंसान का नाम है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, राम गिवर है तो क्रेडिट होगा, राम क्रेडिट हो गया। हम लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज हम लोगों का एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई ये डेबिट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज कर रहे हैं राम से कितना का माल, 1500 का, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अच्छा, अगला एंट्री देखो ध्यान से, रिलेटेड टू 7, पेड राम इन फुल सेटलमेंट। हम लोग राम को फुल सेटलमेंट में 1200 रुपया दिए, राम को हम लोग राम से परचेज करके लाए और उसको 1500 का सामान खरीद के लाए। हम लोग उसको बोले भैया इतना जल्दी पैसा दे रहे हैं, 1200 रुपया देंगे, 300 रुपये का डिस्काउंट। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन बट मान लो ना 1500 में 300 रुपया हम लोगों को छोड़ दे रहा है, हम 1200 रुपया पेमेंट कर रहे हैं, बस उसका अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। तो क्लोज कैसे करेंगे समझना, राम को अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो राम इज रिसीवर, राम अब रिसीवर है, तो राम अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज रिसीवर, ठीक है।
अच्छा राम को मिल कितना रहा है, ध्यान समझना। अच्छा बेटा 2 कैश जा रहा है मेरे से, कैश जा रहा है। अच्छा राम को कितना देना था, राम को कितना देना था 1500, मतलब राम को 1500 तो देना था, तो हम लोगों को राम को डेबिट करेंगे 1500, क्योंकि अब देने वाले नहीं है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पैसा क्लोज, अब उसका अकाउंट क्लोज, अब उसको पैसा नहीं देंगे। तो राम अकाउंट अगर क्रेडिट 1500 से था, उसको डेबिट करेंगे 1500 से, मतलब उसको 1 भी रुपया नहीं देंगे, डेबिट क्रेडिट कट जाएगा 0, अब उसको मेरे से 1 भी रुपया नहीं पाता है। कैश पर दिए कितना उसको हम 1200, क्या दिए 1200, तो 300 रुपया का वो मेरे को क्या दिया, छूट दिया, बोला छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब अकाउंट्स में डिस्काउंट दिया, क्या किया डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मेरे को मिला है, डिस्काउंट मिला है। जब हम लोग सामान परचेज किया, पैसा पेमेंट के डिस्काउंट मिला है, जब मिला है तो हम लोगों का इनकम हुआ, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2 में आ जाएगा 300 रुपया। ठीक है, समझ में आया। चूंकि हम लोग 1500 की जगह 1200 में सेटलमेंट कर रहे हैं, 300 रुपया हम लोग मान लेंगे डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव। सेम अगर सेल के साथ होता तो क्या होता, ये जो डिस्काउंट रिसीव है ये डेबिट होकर डिस्काउंट अलाउड हो जाता, तब हम लोग डिस्काउंट देते हैं। अभी हम लोगों को डिस्काउंट मिला, अब तब हम लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, ये था 7वां, ये था 8वां। अब 9 नंबर देखते हैं क्या है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, हम लोग सामान फ्री सैंपल में दे रहे हैं, फ्री में बांटते रहते हैं ना सामान, तो जब हम लोग फ्री में दे रहे हैं तो फ्री में कुछ भी नहीं होता है। सामान जब दे रहे हैं हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा भैया फ्री में दे रहे हैं, पैसा तो है नहीं, तो हम लोग क्यों इन्वॉल्व, हम लोग इसको एंट्री मारेंगे। बात समझना, हम लोगों का जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ का ट्रांजैक्शन में पैसा जाए आए या मेरा वैल्यू घटे कमे। भैया एक तरफ हम लोग फ्री में जरूर सामान दे रहे हैं, बट मेरा गुड्स जा रहा है ना, हम लोग गुड्स खरीद के लाए थे, उसका मेरे पास वैल्यू था ना, अब उसको हम लोग दे रहे हैं, तो मेरा कंपनी का उसका वैल्यू कम रहा है ना, वैल्यू कमेगा। बिकॉज मेरे पास मान लो 50 सामान था, 50 में से अगर 5 सामान दे दिए तो 45 ही सामान बच गया ना, 5 सामान का तो वैल्यू घट गया, तो वैल्यू घट रहा है, तो जब भी वैल्यू घटेगा तो मेरे को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। जब फ्री सैंपल दे रहे हैं मतलब हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं कि आदमी लोग जाने मेरा सामान कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, तो एडवर्टाइजमेंट के दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, दैट्स व्हाई डेबिटेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू। देखो गुड्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं गुड्स, तो जब गुड्स खरीद के लाए होंगे तो क्या लिखे होंगे परचेज अकाउंट। अभी बोले जब हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं तो परचेज लिखते हैं, और जा रहा है कैश में तो जा नहीं रहा है, मेरा सामान जा रहा है, सामान जा रहा है, तो हम लोग गुड्स नहीं लिखते हैं, तब हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट। भैया परचेज से हम लोग कुछ अमाउंट एडवर्टाइज कर दिए 700 रुपया का। ठीक है, लास्ट एन एम्प्लॉय स्टोल अवे, बोल रहा है मेरा कोई एम्प्लॉय है जो 400 रुपए का सामान और 200 रुपए कैश लेके भाग गया। क्या हुआ, एम्प्लॉय जो है 400 रुपए का सामान और 200 रुपए कैश लेके भाग गया। ठीक है, तो जब सामान और कैश लेके भाग गया मतलब एक तरह का लॉस हो गया मेरा, एक तरह का लॉस हो गया। क्या ये लॉस को रोका जा सकता था, रोका जा सकता था, अगर सही से सुपरविजन रखते तो रोका जा सकता था। मतलब ये एबनॉर्मल लॉस है, ये क्या है एबनॉर्मल लॉस, किस चीज तरह का भी लॉस होगा वो डेबिट होगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू। भैया अभी बोले जो गुड्स गया मेरे से, जो गुड्स गया वो क्या होगा परचेज से गया ना, तो वो परचेज लिखेंगे, और जो कैश गया उसको कैश लिखेंगे क्योंकि कैश मेरे से चला गया। परचेज कितना गया 400 और कैश गया 200, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस हो गया 600। ठीक है, ये था जर्नल एंट्रीज, ये क्या था जर्नल एंट्रीज। आई होप जर्नल एंट्रीज अब थोड़ा मोड़ा क्लियर हो गया, एग्जाम के लिए तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जर्नल एंट्री के बाद थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ एक ही बार में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद आता है हम लोगों का सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। भैया सब डिवीजन ऑफ जर्नल का मतलब हम लोग जो जर्नल है, जो जर्नल एंट्री है, अब समझना जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी, जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें न्यूमरस जर्नल एंट्री होगा, दिन में 1000, महीना में 30, 40, 50, 1 लाख
करीब ट्रांजैक्शन होगा, तो इतना मोटा किताब बनता है जर्नल एंट्री का, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना स्टार्ट किए। जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग प्राइमरी बुक्स को, मतलब जर्नल था उसको डिवाइड कर दिया, उसको अलग अलग वे में डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड किया, इसको 5 वे में डिवाइड किया गया। अगर परचेज हम लोग, अच्छा 5 या 6 वे में होता है, इसको 6 कर सकते हैं। 6 में सबसे पहले तो ये समझो 2 तरह का चीज होता है, या तो ट्रांजैक्शन कैश में होगा या उधारी में होगा, या तो कैश में होगा या क्रेडिट में होगा। अगर कैश में होता है तो सारा एंट्री कैश बुक के अंदर चल जाता है, सारा एंट्री कैश बुक के अंदर चल जाता है। और अगर उधारी में होता है, और उधारी में अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग परचेज डे बुक में लिखते हैं। अगर हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री कहां लिखते हैं, परचेज डे बुक में। अगर हम लोग उधारी में सेल करते हैं, सेल्स डे बुक में। अगर हम लोग का परचेज रिटर्न हो जाता है तो परचेज रिटर्न बुक में उसको एंट्री करते हैं। सेल रिटर्न होता है तो सेल्स रिटर्न बुक में करते हैं। और इसके अलावा जर्नल प्रॉपर या प्रॉपर जर्नल में, इसके अलावा जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको प्रॉपर जर्नल या जर्नल प्रॉपर में करते हैं, ठीक है। जर्नल प्रॉपर होता है, ये है सब डिवीजन ऑफ जर्नल, ठीक है। छोटा सा हम बता दे रहे हैं, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, फॉर्मेट सेम रहेगा इन द बुक सब। यहां परचेज डे बुक, जर्नल की जगह क्या लिखा जाएगा, परचेज डे बुक, ठीक है। एक छोटा सा देख लो, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, डेबिट क्रेडिट एलएफ, जो भी पर्टिकुलर डेट इन द बुक्स ऑफ परचेज डे बुक, ठीक है। ये तो फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, चाहे वो परचेज डे बुक हो, सेल्स डे बुक हो, परचेज डे बुक हो, सेल्स डे बुक हो, परचेज रिटर्न बुक हो, सेल्स रिटर्न बुक हो, किसी भी तरह में हम लोगों का फॉर्मेट में चेंजेस नहीं आएगा। जर्नल एंट्री की तरह होगा, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में, ठीक है। परचेज डे बुक के अंदर डेट का जगह पे डेट लिखेंगे, जिस इंसान से हम लोग परचेज करके आ रहे हैं, सबसे पहले जिस इंसान से या जिस कंपनी से, उस कंपनी का नाम लिखेंगे। मेसर्स आरजे, मेसर्स आरजे, लेट से मेसर्स आरजे से हम लोग सामान खरीद के ला रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे मेसर्स आरजे। इसके बाद जो भी सामान खरीदेंगे उसका फुल डिस्क्रिप्शन देंगे। मान लो 10 पेंसिल खरीदे हैं @10 ईच, ठीक है। तो 10 पेंसिल 10 रुपया करके 100 रुपया होगा, है ना। अगर हम लोग मान लो 2 पेन खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, 2 पेन खरीदते हैं 50 रुपया करके, मतलब 100 रुपया हुआ, ठीक है। यहां अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, ये तो चलो मान ली एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये हो गया 100 रुपया 200 रुपया का चीज हो गया। इसके अंदर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा तो वहां से लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट परसेंटेज होगा जो भी @10%, तो 200 का यहाँ 200 आया, उसमें से 20 रुपया घटा के 180 आ गया। अब इसके बाद तुम लोगों का जीएसटी आएगा, ठीक है। अब जो भी इस पे जीएसटी होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी हम लोग दे देंगे। जो भी इस पे 8% या 18% का ही होगा, तो जो भी जीएसटी आएगा इसको देके टोटल बाहर कर देना है। बस यही है परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसी के ऊपर पूरा काम होने वाला है। सबसे पहले जो भी जिससे हम लोग खरीद कर आए उसका नाम, जो भी हम लोग सामान खरीदते उसका डिस्क्रिप्शन, अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट, उसके बाद जो भी टैक्सेस है जीएसटी वगैरह देंगे, वो देने के बाद उसको टोटल करके बाहर निकाल देंगे, दैट इज परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, ठीक है। तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल, हम लोग जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। हम लोग अगले वीडियो में, जो कि होप सो कल आ जाए, उसमें हम लोग प्रोविजन एंड रिजर्व का हम लोग रिवीजन करेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अगर यहां तक तुम लोग देख चुके हो तो वीडियो को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियो को देखना, ताकि तुम लोगों का एग्जाम के लिए तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओ। याद रखना ये रिवीजन वीडियो था, इसलिए बहुत जल्दी करवाए, इसको और भी डिटेल में किया जा सकता था, लेकिन चूंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए बहुत जल्दी हमको करवाना पड़ा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।